कर दियो ऑन ले जा आप नीचा ख़त्म करो जल्दी से। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अभिनंदन के SCA लर्निंग ऐप के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। आज हम कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश देशांतर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हमने इससे पहले वाले अध्याय में पिछले वाले वीडियो में पहले अध्याय की बात की थी, जिसका नाम था क्या था, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, जिसको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज ये हमारा दूसरा अध्याय रहने वाला है कक्षा 6 के लिए। धीरे धीरे हम प्रत्येक कक्षा के NCERT को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं, और जो आपके 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं उनको प्रत्येक किताब यहाँ पर कंप्लीट कराई जाने वाली है। तो अभी हमने शुरुआत की है कक्षा 6 से। जो हमारा आज का वीडियो है वो अध्याय 2 पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी कैसी नहीं है, गोलाकार नहीं है। कैसी है वो, चपटी है। कहाँ पर, तो ध्रुव पर वो थोड़ी सी चपटी है, जिसे भूभाग आकार कहा जाता है। जो पृथ्वी का आकार है वो क्या कहा जाता है, भूभाग आकार कहा जाता है। ठीक है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर थोड़ी चपटी होती है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ग्लोब क्या होता है, तो ये होता है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, तो पृथ्वी को लघु रूप में बताया गया है, बिल्कुल सेम जैसे पृथ्वी है वैसे ही ग्लोब को कंप्लीट किया गया है। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं और कई आकार के हो सकते हैं। आसानी से एक स्थान, बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। ठीक है, तो बड़े ग्लोब जो आसानी से एक से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हम। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, ये उसी प्रकार घुमाया जा सकता है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ग्लोब में देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जैसा उनका आकार होता है वैसे ही दिखाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो आप पृथ्वी पर या एक फुटबॉल या गेंद लेते हैं तो उस पर हम किसी भी एक स्थान की स्थिति को नहीं बता सकते। यहीं पर ये बात की भी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार इस पर किस स्थान की स्थिति, किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। क्या होती है, हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। जैसे कि हमने चित्र में देखा था, कहाँ पर, ये सुई, ये वाली सुई झुकी हुई है और इसको क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है।
आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, जैसा हमने देखा था ग्लोब बना हुआ था आपका, कहाँ पर है, वापस से वहीं पे चलते हैं। ये एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्या हुआ, हाँ, कौन से वाला, एक तो ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। जहाँ से सुई जा रही है, यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर जा रही है, तो ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ठीक है, क्या अंतर है, तो पृथ्वी पर ऐसी वास्तव में कोई सुई नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर केवल किस में बताई गई है, ग्लोब में दर्शाई गई है। यहाँ अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, क्या यहाँ अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो अक्ष हमने अभी ग्लोब में देखे थे। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ये वाली ऐसी रेखाएं होती है जो क्या करती है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। जैसे ये वाला, यहाँ पर विषुवत वृत्त दे रखा है, ये आपका ग्लोब होता है जो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, जो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, वैसे ये इसको यहाँ पर से अपन बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर उत्तर ध्रुव को कंप्लीट दिखाया गया है, इसलिए ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, झुका हुआ दिखाया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। इतना ही हिस्सा इसके पीछे की साइड होता है। कितना हिस्सा, इतना ही हिस्सा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे की तरफ यहाँ पर होता है। तो ये क्या करती है, एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ऐसे ही जो अक्षांश रेखा होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये दोनों बराबर कहाँ थे, हम यहाँ पर है ना, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यहाँ पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, अक्षांश को अंश कहा जाता है। कैसे देखते हैं हम इस चीज़ को, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है, तो ये आपका बीच वाला हिस्सा होता है। यहाँ से, अब मैंने इसको झुकाया नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो ये रेखा जाती है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये उत्तर हो जाता है और ये दक्षिण हो जाता है। ठीक है, ये वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, विषुवत वृत्त। ठीक है, अब ये इसके पीछे की साइड भी ऐसा होता है, तो ये एक क्या बनाती है, एक कंप्लीट वृत्त बनाती है, ऐसे पीछे की साइड से आती है। तो जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त होता है वो कौन सा होता है, विषुवत वृत्त होता है, जो पृथ्वी को क्या करता है, दो भागों में बांटता है, एक उत्तर होता है और एक दक्षिण होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ होता है। तो ये क्या बताती है, स्थान बताती है। जैसे यहाँ पर कोई सा स्थान है, यहाँ पर कोई सा स्थान है, तो ये दोनों क्या होंगे, 0 डिग्री पर स्थित होंगे, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होंगे। ठीक है, यहाँ पर है तो वो बता देगी कि किस दिशा में, अगर यहाँ पर है तो वो बता देंगे कि 30 डिग्री पर है तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, इधर है तो इधर बता देंगे।
विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो अक्षांश को किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। और ये क्या होती है? समांतर होती है, क्योंकि ये आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, क्या नहीं होती है? तो आपस में नहीं मिलती है। इसके कारण ये समान अंतर पर खींची गई रेखाएं होती है जिन्हें अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, तो जो विषुवत वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री पर होता है या शून्य अंश का होता है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। क्या कहता है? विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। कितना होगा? 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि फिर से हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। नब्बे अंश उत्तर हो जाएगा, 90 अंश क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री जो होगा ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर होता है। और ये जो 90 डिग्री होगा वो कौन से ध्रुव पर होगा? तो उत्तरी ध्रुव पर होगा। ठीक है, कौन से ध्रुव पर होगा? उत्तरी ध्रुव पर ये बनने वाला है। ठीक है, वैसे ही एक और रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, जो भी पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब ये जो गोला है वो कितना है? कंप्लीट 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर 90 अंश और 90 अंश यहाँ पर 180 हो जाएंगे और 90 और जो बचते हैं वो टोटली 360 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिण में स्थित सभी को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। फिर से वापस से वही चीज होगी, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये उत्तर वाला और ये दक्षिण वाला। 0 के ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये सारी क्या कहलाएगी? उत्तर अक्षांश रेखा। और नीचे वाली जो होगी वो क्या कहलाएगी? दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्या कहलाएगी? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था। इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। कितने अक्षांश पर है? 20 अंश पर है। लेकिन क्या है? अक्षांश एक है इनका, लेकिन देशांतर क्या होगा? इनका जो देशांतर होगा वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो सकता है। देशांतर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहता है? बेलो होरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के क्या है? 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर में है। तो चंद्रपुर कहाँ पर होगा आपका? चंद्रपुर होगा यहाँ कहीं पर। कहाँ पर? यहाँ कहीं पर, इसमें कहीं पर। और ब्राज़ील वाला जो होगा होरिजोंटे वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मैं 20 डिग्री और यहाँ पर 20 डिग्री। लेकिन जो चंद्रपुर है वो उत्तर में है और जो क्या है? होरिजोंटे वो कहाँ पर है? दक्षिण में। ठीक है,
लेकिन फिर भी इससे कंफर्म जो जानकारी है वो हमको प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, वो इस अक्षांश पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वैसे ही आपका जो चंद्रपुर है वो भी यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी हो सकता है। तो इसको पता करने के लिए हमें एक चीज़ की और आवश्यकता लगनी है, जिसकी हम बात आगे करने वाले हैं। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार क्या है, घटता जाता है। क्या होता है, अक्षांश का आकार घटता जाता है। तो 2.2 चित्र यहाँ पर है। तो 2.2 से कंफर्म होता है कि जैसे जैसे हम कहाँ पर पहुँचते हैं, विषुवत वृत्त से दूर होते जाते अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। क्या होता जाता है, अक्षांशों का आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहाँ गया चित्र, ये यहाँ पर देख सकते हैं हम। ये देखिए, ये हमारी विषुवत थे, इसकी आकार सबसे बड़ा है, लेकिन हम इससे दूर गए विषुवत रेखा से, यहाँ पर आए तो इसका आकार छोटा हो गया, और ऊपर आए 60 डिग्री पर तो इसका आकार और छोटा हो गया, 80 डिग्री पर और छोटा हो गया, और 90 डिग्री पर और छोटा हो गया। तो कहने का मतलब ये, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे या दूर जाएंगे तो क्या परिवर्तन आता है, अक्षांश रेखा की लंबाई में कमी आती है, उसके आकार में कमी आती है, उसका आकार क्या होता है, तो उसका आकार घटता जाता है। चित्र थोड़ा सा आगे पीछे है यहाँ पर। महत्वपूर्ण अक्षांश, समांतर रेखाएं। ठीक है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, तो जो आपके महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो ये होते हैं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है, ये है। ठीक है, तो क्या कहता है, इनके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, ये है। तो कौन कौन सी रेखाएं हो सकती है, देखते हैं उनके बारे में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिण में विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री, उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, और क्या है, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो इसका हम फिर से फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है। इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, 66.5 उत्तर, ये क्या हो जाएगा 66.5 दक्षिण, ये क्या हो जाएगा 23.5 दक्षिण, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, है ना। ये क्या हो जाएगा 23.5 उत्तर, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर दे रखी है वो क्या हो जाती है, ये हो जाती है आर्कटिक, इसे क्या कहा जाता है, आर्कटिक। ठीक है, और ये क्या हो जाती है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये जो आपकी 5 रेखाएं ये प्रमुख है, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, ये 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा है जी, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिका रेखा। तो ये आपके जो 1 2 3 4 और ये 5 प्रमुख हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर
नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा फोटो है आगे वाली चीज का। तो क्या कहता है ये, कटिबंध की यहाँ पर बात की गई है। तो क्या होता है, यहाँ पर सूर्य होता है, ठीक है। ये जो सूर्य होता है यहाँ पर वर्ष में 2 बार चमकता है। एक तो कब चमकता है, मार्च में चमकता है। कब चमकता है, मार्च में। और एक कब चमकता है, तो सितंबर में चमकता है, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है। और यहाँ पर कब होता है, ये जो कर्क रेखा यहाँ पर 21 जून के दिन, नहीं सॉरी, हाँ 21 जून, ठीक है। और यहाँ पर कब होता है, यहाँ पर होता है ये 22 दिसंबर के दिन। किस दिन होता है, 22 दिसंबर के दिन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सूर्य यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ तक जाता है। तो इस बीच में ये वाला जो समय है, ये वाला जो गैप है, इस वाले गैप में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो होता है, तो ये वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, अपेक्षाकृत किसके, इसके और इसके, ये जो दिख रहे हैं आपको। तो इनकी अपेक्षाकृत इतने क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। सूर्य का ताप यहाँ पर क्या होता है, लगभग वर्ष भर मिलता है। और थोड़े समय के लिए यहाँ पर जाता है जब इस क्षेत्र में मिलता है, और यहाँ पर जाता है जब इस क्षेत्र में मिलता है, जिसके कारण यहाँ वाला क्षेत्र क्या होता है, गर्म होता है। यहाँ पर गर्म का मतलब क्या है, उष्ण है, ठीक है, उष्ण है। और ऐसे जब ये इधर होता है तो यहाँ थोड़े समय के लिए और यहाँ पर भी थोड़े समय के लिए जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे और इसको उत्तरी शीतोष्ण कहेंगे। मतलब क्या है, ठंडा ज़्यादा, गर्म कम, शीत उष्ण। और यहाँ पर केवल उष्ण, ज़्यादा समय तक गर्म या वर्ष भर यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है अपेक्षाकृत किसकी, इसकी। और यहाँ पर अधिकांश जो समय होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। और कुछ समय के लिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, जिसके कारण इसे कहा जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको कहा जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ये होता है उष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते, जैसा कि हमने अभी पिछले फोटो में चर्चा की थी। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यहाँ पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है, ठीक है। तो हम सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, जो आड़ी रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है और जो खड़ी रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो अक्षांश से आप बता सकते हो कि वो कौन से अक्षांश पे है, लेकिन आप उसके पूर्व या तो आप अक्षांश आपको पता है उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश, तो आप उसका उत्तर और दक्षिण बता सकते हो, लेकिन उसका पूर्व जो 0 डिग्री होती है, ये वाली जो 0 डिग्री होती है, उससे आप नहीं बता सकते कि ये इधर है कि इधर है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था किसी उसमें कि क्या होता है अक्षांश, कि एक तो यहाँ पर था और एक 20 डिग्री यहाँ पर था, ठीक है।
यहाँ पर कुछ चंद्रपुर था और यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल करके कुछ था, ठीक है। तो वो यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर पाए थे कि वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। तो उसकी जो एक फिक्स जानकारी हमको चाहिए कि वो स्थान फिक्स कहाँ पर स्थित है, उसके लिए हमें ऐसी खड़ी रेखाओं की भी जानकारी होना चाहिए जो जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं देशांतर रेखा, जिसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो किसी स्थान की जो सही जानकारी प्राप्त करनी होती है उसके लिए हमें अक्षांश एवं देशांतर दोनों रेखाओं की सही जानकारी होनी आवश्यक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ना 20 डिग्री लगभग कहाँ हो सकता है आपका, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो जो 20 डिग्री है, एक सेकेंड, मॉरिशस दक्षिण पर स्थित है ना, दक्षिण दे रखा है, मैंने उसको उत्तर कर दिया है। एक सेकेंड, इसको हम उत्तर में बना सकते हैं, ठीक है, सॉरी दक्षिण में बना सकते हैं। कहाँ पर है, दक्षिण में। टोंगा द्वीप एक ही अक्षांश कहाँ पर है, दक्षिण, यहाँ पर होगा 20 डिग्री का। तो यहाँ पर हमको पता लगाना है, लेकिन हिंद महासागर यहाँ पर आता है और प्रशांत महासागर इधर हो सकता है। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, जिसके लिए हमें अक्षांश तो पता है लेकिन देशांतर का होना आवश्यक है कि ये इसके इस तरफ है, पूर्व में है या फिर पश्चिम में है। कहाँ पर है, पूर्व में है या फिर पश्चिम में है, ठीक है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यहाँ पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, तो ये आपका उत्तर ध्रुव होता है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, इनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन संदर्भ रेखा को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है, ठीक है। तो जो हमने अभी रेखा देखी थी उनके बीच की जो दूरी होती है उसको किस में मापा जाता है, देशांतर अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, जैसा कि हमने पिछले फोटो में देखा है। क्या है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा यहाँ पर होती है 0 डिग्री से कहाँ पर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे। तो इसकी जो दूरी है उसमें क्या परिवर्तन आना है, यहाँ पर मैंने आपको रेखा खींची है, जैसे जैसे हम इस तरफ गए तो यहाँ पर देखो दूरी कम होती जा रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी है और यहाँ पर जाएंगे तो फिर से दूरी क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। तो क्या होता है, 0 डिग्री से या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, तो घटती जाती है। क्या होती जाती है, घटती जाती है। अर्धवृत्त है, उनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुव पर शून्य हो जाती है, ध्रुव पर कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं, जैसा कि हमने अभी फोटो में देखा था। अक्षांश समांतर रेखा, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो जो देशांतरीय रेखा होती है उनकी लंबाई समान होती है, जबकि जो अक्षांश रेखा होती है उनकी लंबाई समान नहीं होती है, क्योंकि हमने उसमें पिछले फोटोओं में हम उसको देखकर आए, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, ठीक है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में कठिन करना क्या है, व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटेन राज्य की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री उसको क्या है, 0 को क्या माना है, प्रमुख यामोत्तर माना, और उसका मान कितना रखा है, 0 माना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर फिर से पृथ्वी को बनाने की कोशिश करेंगे।
अब ये गोल है, ठीक है, एक गोला है, ठीक से बना नहीं है, तो यहाँ पर जो भी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। जो भी रेखाएं होगी ना वो क्या होगी, सारी की सारी क्या मानी गई है, बराबर होगी, ठीक है। और ये सब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, कोई भी ऐसी नहीं है कि जो कोई सी एक नहीं है कि जो पृथ्वी को दो भागों में बांटेगी। इस तरीके से आप फुटबॉल लोगे और उसको देखोगे और उस पर कहीं से भी आप पेन चलाओगे खड़े में, तो वो आपको बराबर ही आपकी उसकी लाइनिंग बनने वाली है, ठीक है। क्या होगी, उसकी जो लाइनिंग होगी वो क्या होगी, बराबर बनने वाली है। तो देशांतर रेखा को संख्या में बता पाना क्या था, मुश्किल था। इसलिए क्या निर्णय लिया कि जो ब्रिटेन से गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा या जो रेखा है उसको प्रधान यामोत्तर माना, उसको 0 माना, और उसके इस तरफ पूर्व माना, और इसके इस तरफ से किसकी गणना की गई, पश्चिम की। और इसके इधर जो रेखा आएगी वो 1 डिग्री की होगी, 2 की होगी। वैसे यहाँ पर कहाँ तक जाएगी, 179 तक, और यहाँ पर कहाँ तक जाएगी, 179 तक। और इसके पीछे जो 0 को है उसको कितनी माना, 180 माना। तो टोटल ही संख्या कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। बच्चों कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। अक्षांश हो गया था यहाँ तक। राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व इधर और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर, इसको कहा जाता है। इसका मान 0 देशांतर है, कितना है, 0 डिग्री देशांतर। तथा यहाँ से हम 180 या 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें दे रखी है, यहाँ पर फोटो से हम इसको समझ सकते हैं। प्रमुख यामोत्तर कौन सी है, तो प्रमुख यामोत्तर हमारी ये वाली 0 डिग्री अंश, ये वाली, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका पूर्व होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। ये क्या होता है, पश्चिम होता है। तो यहाँ से हम कहाँ पर जाएंगे, तो 180 क्या पश्चिम में जाना है, और 180 कितना जाना है, पूर्व में जाना है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर 179 होता है, और यहाँ पर भी कितना होता है, 179 होता है। जो इसके पीछे वाली जो रेखा होगी, ये जैसे ये वाली उधर से घूम के वापस आ जाएगी, इसी में मिल जाएगी, वो क्या होगी, 180 होगी। तो यहाँ पर हम जब संख्या निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 358, और एक 0 डिग्री वाली और एक 180 डिग्री वाली, तो 2 हो जाएगी। टोटली जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 360 डिग्री। और गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का ही गोला होता है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। इसके पीछे वाला इतना पूरा हिस्सा पश्चिम हो जाएगा, इधर का पूरा हिस्सा पूर्वी हो जाएगा। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व पू और तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यहाँ जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है ये चीज़ें, ये क्या कहलाती है, ग्रिड कहलाती है, ग्रिड जाल कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिड जाल कहलाता है। इस प्रकार का जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्रिड जाल कहलाता है। ये एक दूसरे को काटते हुए ये वाला जो जाल दिख रहा है ना, इसे क्या कहा जाता है, ग्रिड जाल कहा जाता है। ठीक है, और आपको किसी भी स्थान की अगर सही जानकारी है तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो आप लोग ग्लोब में या मानचित्र में किसी भी स्थान की फिक्स जानकारी आपके मानचित्र या ग्लोब के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस स्थान को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है।
यह बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगी। ठीक है, 26 और 90, 26 और 90। ठीक है, तो 26 और 90 को हम इस फोटो में देखने का प्रयास करते हैं। तो 26 कहाँ हो सकता है हमारा, तो 26 लगभग यहाँ हो सकता है। ठीक है, थोड़ा और नीचे बनाना है, लगभग कहाँ हो सकता है, 26 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और 90 की बात हो रही है तो 30 के बाद 60, तो 90 आपका कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, कहाँ हो सकता है, ये वाली रेखा आपकी क्या हो सकती है, 90। तो ये आपका कौन सा स्थान हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है। ठीक है, सिर्फ हमने कोशिश की है और हमारे पास चीजें अभी आधी अधूरी है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, या बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ठीक है, क्षैतिज, आड़ी और खड़ी 2.7। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का, खा, गा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा या धा नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं, ठीक है, पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तर अक्षांश को व्यक्त करती है, ये आपको मानना है। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ, खा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। देशांतर और समय, देशांतर और समय क्या होता है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यहाँ पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो क्या कहता है, समय, देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यहाँ पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। ठीक है, और दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा अस्त के समय सबसे लंबी परछाई होती है। तो जो स्थानीय समय होता है किसी भी जगह का, वो किससे पता लगता है, सूर्य की स्थिति से पता लगता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या कहता है ये, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से क्या होगा, आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है, ठीक है, जो कहाँ पर है, पश्चिम में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोशिश की थी, फिर से करते हैं। ये 0 डिग्री होगी आपकी, यहाँ पर इधर पूर्व होगा और इधर पश्चिम होगा। सूर्योदय किधर से होता है, सूर्योदय पूर्व से होगा। तो जो भी 0 डिग्री के इधर होगा, ठीक है, उसका जो समय होगा वो किधर होगा, वो आगे होगा। ठीक है, यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा और यहाँ पर सूर्योदय बाद में होगा। और इधर और जाएंगे तो यहाँ पर कैसा होगा, माइनस में होगा। ये कैसा होगा, पीछे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो क्या होगा, लेट पहुंचता है। कब पहुंचता है, थोड़ा सा लेट पहुंचता है। तो जो पूर्व का समय होता है वो आगे चलता है और जो पश्चिम का समय होता है वो क्या होता है, पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। तो सभी को पता है कि जो हमारा दिन रात होता है वो 24 घंटे में होता है, और जो हमारी पृथ्वी है वो कितने डिग्री की है, तो 360 डिग्री की है। तो पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय चाहिए, 15 चाहिए, अर्थात वहाँ 24 घंटे चाहिए। अर्थात वहाँ 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो कैसे होता है, तो हम 12 से इसको भाग देने की कोशिश करते हैं। 12 दूनी 24,
और 12 तिये 36, तो ये तो घंटे में है और ये डिग्री में है, ठीक है। इसके बाद 2 से और यहाँ 15 से, तो पृथ्वी को घूमने में 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है, या 15 डिग्री घूमने में कितना समय चाहिए, इतना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, कितना, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो उसको भी हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर जो 1 घंटा उसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं, और यहाँ पर 15 डिग्री है, तो यहाँ पर 15 डिग्री को काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 चौक 60, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें क्या है, यहाँ पर ये मिनट हो गया और यहाँ पर 1 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार भी हम चीज़ों को निकाल सकते हैं कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम सकती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 मतलब 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा आगे, है ना, 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजे होगा। तो जब यहाँ पर 12 बजेंगे तो उससे 0 से 15 डिग्री आगे कितना बजेगा, तो 1 बजेगा, 1 घंटा आगे। अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। जिस प्रकार हमने आगे निकाला था उसी प्रकार हम उससे पीछे भी निकाल सकते हैं। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। क्या होगी, 180 पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। वहाँ पर कितना अंतर होगा, तो वहाँ पर लगभग आपके 12 घंटे का अंतर होगा। दोपहर के 12 बजे तो वहाँ पर रात के 12 बजे होंगे, मतलब क्या होगा, मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ठीक है, उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या है, समान है। तो जो देशांतरी यामोत्तर होता है, जो एक देशांतर होता है उसका स्थानीय समय क्या होता है, सेम होता है। अलग, लेकिन अलग देशांतर है तो उसका जो स्थानीय समय होता है वो अलग अलग होगा। अलग अलग देशांतर का जो स्थानीय समय होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि हर देशांतर पर सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने पे सूर्य को कम से कम 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो वो प्रत्येक देशांतर पर वो 4 मिनट के अंतर से होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। ठीक है, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, तो असम कहाँ पर आता है, असम पूर्व में आता है। असम कहाँ पर आता है आपका, एकदम पूर्व में आता है। कहाँ पर आता है असम, यहाँ पर लगभग आपका असम आता है। ठीक है, असम का डिब्रूगढ़। और यहाँ पर आपका क्या आता है, यहीं कहीं पर द्वारिका स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना समय दे रखा है, 1 घंटे 45 मिनट का समय होगा। ठीक है, तो 1 घंटे 45 मिनट का समय में यहाँ पर अंतर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा इसमें 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। तो ये लगभग आपका कहाँ पर कितने डिग्री पर हो सकता है, 68 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कितना जानना है, तो 1 घंटा 15 डिग्री, तो यहाँ पर 68 होता है और यहाँ पर ये लगभग 97 डिग्री के पास होता है। ठीक है, तो इसमें अंतर कितना देखने को मिलता है, इसमें अंतर देखने को मिलता है इतना। ठीक है, कितना, 1 घंटा 45 मिनट का समय का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको अंतर कितना देखने को मिलता है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग कितना, तो 2 घंटे का अंतर हमको। वैसे 97 डिग्री कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो इनमें कितने घंटे का अंतर देखने को मिलेगा, तो 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 घंटा 45
मिनट का अंतर देखने को मिलता है। अब ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर डिग्री में कितना अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, तो समय में वो अंतर कितना हो जाएगा, लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देशांतर आवश्यक है कि देश के किसी मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, तो किसको मानक समय माना गया है? जो पूरे देश के मध्य से होकर गुजरे। तो मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? ये वाली। ये इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 घंटे का और यहाँ से यहाँ तक का 1 घंटे का, ये 2 घंटे का अंतर को क्या हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो मध्य वाली जो रेखा होती है उसको मानक समय माना जाता है। तो ये जो यहाँ पर जब सूर्य लंबवत होगा, इसकी खोपड़ी पर चमकेगा, एकदम इस पर लंबवत होगा सूर्य, जब पूरे देश में क्या बजेगी, 12 बजेगी। ठीक है, जब सूर्य यहाँ पर उदय होगा, जब पूरे देश में सूर्योदय का एक समय माना जाएगा। पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सी हो जाएगी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वहाँ अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय में कितना अंतर है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, इंग्लैंड से कौन सी रेखा गुजरती है? 0 वाली। ठीक है, और भारत का कितना है? 82.5 वाला। ठीक है, अब प्रत्येक डिग्री घूमने में हमें कितना समय लगता है? तो प्रत्येक डिग्री घूमने में हमें लगता है, कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। और हमें कितना पे पहुंचना है? 82.5 पर पहुंचना है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी जगह के समय को निकाल सकते हैं। ये गुणा आप लोगों को करना है। कितना आता है यहाँ पर? 330। और लेकिन ये किस में आया है? मिनट में आया है। किस में आया है? मिनट में। अब इसको घंटे में बदलना है हमें, तो इसे 60 से भाग देना है। 330 को घंटे में बदलना है तो काई से भाग देंगे? 60 से भाग देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो भारत और ब्रिटेन के समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो 7:30 बजे होगा, तो आप जोड़ सकते हो। 2 बजे अगर चालू हुआ है तो 7:30 बजे भारत में चालू होगा। ठीक है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व में स्थित है तथा वहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो देशांतरीय विस्तार क्या होता है? अधिक होता है, तो 1 से ज़्यादा मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय है। ये याद रखने योग्य बात है। रूस में कितने मानक समय है? तो 11 है, अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर आते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यहाँ उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है या एक सेब के आकार के समान है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पूर्णतः गोल नहीं है। यहाँ ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव पर क्या है? थोड़ी चपटी है। ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांश मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो जो हमने देखे थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध।
अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुव तक खींची गई है। इनकी लंबाई अलग होती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा क्या है? ये वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर, फिर से कोशिश करते हैं इसको। ये देशांतर रेखा होती है, ठीक है, ये विषुवत रेखा होती है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। इसके उत्तर और दक्षिण में इसके समांतर जो रेखा खींची जाती है पूर्व से पश्चिम, इधर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो ये इधर क्या है? इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। और किसके? तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, और क्या है? ध्रुव तक खींची गई है, इनकी लंबाई अलग अलग होती है। अब यहाँ पर मैं रेखा खींचूंगा तो इसकी लंबाई अलग होगी, इसकी लंबाई अलग हो गई है। ठीक है, तो प्रत्येक अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। देशांतर रेखा क्या? वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती है। कौन सी रेखा है? विषुवत वृत्त को काटती है। विषुवत वृत्त कौन सा? ये वाला है। इसको काटते हुए यहाँ पर गुजरेगी, यहाँ पर गुजरेगी, यहाँ पर गुजरेगी। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जो किस किस को मिलाती है? ये उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध पर क्यों है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, क्या होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी होती है? कर्क। और ये कौन सी होती है? मकर। तो हम देखते हैं वर्ष में एक बार सूर्य यहाँ होता है और वर्ष में एक बार सूर्य यहाँ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के क्रम और वापस यहाँ से लौटकर यहाँ पर आने के क्रम में, तो यहाँ पर क्या होता है? इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तापमान अधिक होता है, जिसके कारण जो उष्णकटिबंध क्षेत्र हमने यहाँ पर देखा था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला, यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक समय तक पड़ता है, ज़्यादा समय तक पड़ता है। अब सूर्य का प्रकाश जितना अधिक समय तक पड़ेगा तो यहाँ का टेम्परेचर या तापमान क्या होगा? ज़्यादा रहने वाला है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्यों? तो भारत का जो समय जोन है या मानक समय वो 82.5 पूर्व देशांतर है, और जो लंदन है वो कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है, जिसके कारण भारत और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है, जिसके कारण वहाँ पर जब भी 12 बजते हैं तो भारत में 5:30 आगे होगा। 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय क्या होगा? आगे चलने वाला है। सही उत्तर चुनिए। प्रमुख यामोत्तर का मान है तो कितना है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुव के नज़दीक पाया जाता है। फोटो में हमने देखा था। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। कितनी है? 360। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, ठीक है, तो कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ये आपका हो जाएगा। किस गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में ये आपका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर का। ठीक है, किसका है? इसका है। खाली स्थान भरे। मकर रेखा पर स्थित है, तो मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? 23.5 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिण में। 23.5 दक्षिण। ठीक है, भारत का मानक यामोत्तर क्या है? मानक यामोत्तर है 82.5 पूर्व देशांतर। क्या होगा? पूर्व देशांतर। ठीक है, 0 यामोत्तर को के नाम से जाना जाता है प्रधान यामोत्तर के नाम से। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। तो देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ घटती जाती है? तो ध्रुव की ओर बढ़ने पर घट जाती है। किसकी ओर घट जाती है? ध्रुव की ओर जाने पर घट जाती है। क्या है ये? ध्रुव की ओर है ना। थोड़ा सा इसको सही करते हैं।
ध्रुव की ओर घट जाती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है, तो किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है सब लोगों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पर हमने इसके पूरे प्रश्न उत्तर को भी आसान भाषा में समझने की कोशिश की है।